नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आज की बड़ी खबरों में जैसा हमने बताया, ओमिक्रॉन एक बड़ी चिंता बन गई है भारत के लिए, क्योंकि वहां पर एंट्री हो गई है। 2 लोग मिले हैं। समझेंगे उस खबर को डिटेल से, मिलाएंगे आज के स्वदेश हीरो से, और बाजार का भी होगा पूरा हाल। लेकिन सबसे पहले आज की बिग स्टोरी। देश के सबसे प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट सीजन की धमाकेदार शुरुआत हुई है और इसमें बाजी मारी है आईआईटी रुड़की के छात्रों ने। यहां के एक छात्र को सबसे ज्यादा 2 करोड़ 15 लाख रुपए का पैकेज मिला है। ये कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछली बार सबसे बड़ा पैकेज 80 लाख रुपए का था। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसों और पैकेज की नहीं है। बात है उस टैलेंट की जिसकी मुरीद दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनियां हैं। ये बात सत्या नडेला, सुंदर पिचाई से लेकर आपको बता दें कि पराग अग्रवाल तक सभी ने साबित की है। हम आज स्वदेश आर पर इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं। नीति शर्मा, को फाउंडर प्रेसिडेंट टीम लीज एडटेक, और प्रोफेसर विनय शर्मा आईआईटी रुड़की। लेकिन सबसे पहले हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी के पास चलते हैं, जो हमें आईआईटी में चल रहे प्लेसमेंट और पैकेज की तमाम डिटेल्स दे रही हैं। जी बिल्कुल, कल पहला दिन था प्लेसमेंट सीज़न का आईआईटीज़ के लिए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, ना सिर्फ पैकेजेस में बल्कि साथ ही जितने भी ऑफ़र्स, जिन कंपनियाँ जो ऑफ़र्स लेकर आई हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। मसलन आईआईटी रुड़की या आईआईटी मद्रास की बात करें तो जिन कंपनियों ने ऑफ़र लाए हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो आईआईटी बॉम्बे में या फिर आईआईटी रुड़की में ही पिछले साल जहाँ 80 लाख रुपए के आसपास का हाईएस्ट पैकेज दिया गया था, इस बार 2 करोड़ और 15 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज गया है आईआईटी रुड़की में। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी में भी 2 करोड़ से ऊपर तक का पैकेज गया है, हाईएस्ट पैकेज। और अगर डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो आईआईटी रुड़की में जो डोमेस्टिक पैकेज यानी घरेलू कंपनी की ओर से पैकेज है वो भी 1 करोड़ से ऊपर का रहा है। और यही नहीं, इस बार 1 करोड़ से ज़्यादा जो ऑफ़र दिए गए हैं उन स्टूडेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है जिन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा का ऑफ़र देखने को इस बार मिला है प्लेसमेंट सीज़न में। पहला दिन था, अभी अगले 14 दिन तक ये सेशन और चलेगा और हम सारी अपडेट्स आप तक लेकर आएंगे। अगर हमने एक तुलना भी की है कि अगर हम सीईओज़ की सैलरी के साथ आईआईटीज़ की सैलरी की कंपैरिजन करें तो भारत में अगर हम हाइक्स को देखें तो पिछले वित्त वर्ष में जो हाइक्स हुए हैं, सीईओज़ की हाइक्स, सैलरी हाइक, उसमें 13% का उछाल आया था, सैलरी हाइक हुई थी। और अगर उनकी एक एवरेज बेस सैलरी देखी जाए तो वो 30 लाख के आसपास आती है। टोटल सैलरी का भी अगर एवरेज देखा जाए इंडियन सीईओज़ की तो वो भी 52 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच के आसपास आती है। यानी आईआईटी स्टूडेंट्स का जो पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उन्हें इस बार मिल रहा है। कंपनियां चाहती हैं कि वो राइट पूल ऑफ टैलेंट उनके पास आए और वे उन्हें हायर कर सके। इन लिस्ट और जो कंपनियां आ रही हैं उसमें ऊबर, गूगल, अमेज़ॉन, एप्पल, इन सब कंपनियों के साथ ही न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां भी हैं और साथ ही इसके साथ एचयूएल और आईटीसी जैसी लेगेसी कंपनीज भी शामिल हैं। तो जोरदार प्लेसमेंट सीजन चल रहा है इस समय आईआईटीज में और कई सारे बड़े ऑफर्स भी मिल रहे हैं। हमने आईआईटी मद्रास के एडवाइजर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोफेसर सीएस शंकर रामन से खास बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि 400 जॉब ऑफर्स जो अब तक मिल चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने उनमें से 19 छात्रों को ऑफर्स दिए हैं। We have already crossed 400 job offers, right, at the end of slot 1.1. And this is a very strong performance by our students as far as this year's placements is concerned. And we hope that by the end of phase 1, we try to get job offers for as many students as possible. Microsoft has offered 19, right? Texas Instruments has made 15 offers. Bajaj also has given 15 offers. And so on, right? So I think these have been the top recruiters, in the first session, and we hope that more companies give us even greater number of offers as we proceed. चलिए, तो इस पर खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ नीति शर्मा, प्रोफेसर विनय शर्मा भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है स्वदेश आर में। और पहला सवाल नीति जी आपको ही होगा।
हमें ये बताएं कि जिस तरह से प्लेसमेंट और सैलरी पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं, इसको पीछे जो वजह बताई जा रही है वो क्या वाकई में मायने रखती है? मायने तो काफ़ी है इस बात का ऑब्वियसली, और जिस तरह से आईटी स्टूडेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है बड़े पैकेज के पीछे, आपको क्या लगता है कि ये एक नया का ट्रेंड ओवरऑल अब शुरू करने के रास्ते में दिखाई दे रहा है? सॉरी, यस। जी बिल्कुल, क्योंकि अब आप देखिए कि पिछले 2 साल से ना सिर्फ हमारे देश में बट ग्लोबली टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विच मीन्स कि टेक्नोलॉजी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स की डिमांड जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो एम्प्लॉयबल हैं, जो स्किल्ड हैं, वो इंडस्ट्री को चाहिए। आईटी इंडस्ट्री में ही कम से कम 15 से 20-25% की डिमांड बढ़ चुकी है। बट आईटी इंडस्ट्री के अलावा अब आप देखिए एचआर टेक, फार्मा टेक, एजुकेशन टेक, हेल्थ टेक, हर एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सप्लाई को भी तैयार होना पड़ेगा, और सप्लाई को भी उतना ही ज्यादा सैलरी बेनिफिट मिलेगा, और फैसिलिटीज मिलेंगी, और इंडस्ट्री उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही नए नए तरीके ढूंढेगी। सैलरी तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट है। बिल्कुल। प्रोफेसर विनय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बधाई कि आईआईटी रुड़की ने इतने अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ट्रेन किया है कि बड़े बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं। क्या आपको उम्मीद थी इस तरह के ऑफर्स आएंगे इस बार आईआईटी रुड़की में, या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो पिछले साल कोरोना का इफेक्ट था जिसकी वजह से कंपनियां ज़्यादा हायरिंग नहीं कर रही थी, अब उसका फ़ायदा मिल रहा है? उम्मीद थी हम लोगों को, क्योंकि आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थे और कंपनीज ये साइन शो कर रही थी कि वो आगे बढ़ेंगे हायरिंग के लिए। इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है बहुत तेजी के साथ, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और आईटी का रोल मैसिव है चारों तरफ, क्योंकि कोविड में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आईटी एनेबल्ड तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड। पिछले साल हमें काफी एक्सपीरियंसेस हुए थे जिन्होंने हमें कई नई चीजें सिखाई थी। हालांकि पिछले साल भी कोई ऐसी खराब स्थिति आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट्स के साथ नहीं, लेकिन स्ट्रगल हमें करना पड़ा था। इट वाज थोड़ा नीचे की तरफ की बात थी, लेकिन यह है कि अब इस बार ऑप्टिमिज्म था और शुरू से ये साइंस आना शुरू हो गए थे कि चीजें होंगी, स्टूडेंट उसके लिए गेट। जी, अच्छी बात है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने कहा कि वाकई प्रिपेयर्ड थे, और नीति जी, जिस तरह की डिमांड हमें अभी दिखाई दे रही है, इसमें स्किल फैक्टर मुझे समझना है कि इंटरनेशनल ऑफर्स आ रहे हैं हमारे छात्रों को। हमारे पास जो टैलेंट पूल है, क्या वाकई में इंटरनेशनल लेवल का है कि इतने उम्दा ऑफर्स इनको दिए जा रहे हैं? कुछ आंकड़ों के जरिए भी अगर हमें बता सकें कि कोरोना से पहले किस तरह से स्थिति थी प्लेसमेंट की, और अब कितना सुधार या कितना बढ़ावा, इजाफा देखा गया है? जी, सो आई थिंक कोरोना से पहले, पिछले साल का मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, बट कोरोना से पहले और अभी का जो हम स्थिति देख रहे हैं, ओवरऑल प्लेसमेंट्स, आई मीन हमने आईआईटी का तो इतनी अच्छी खबरें सुन रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से, बट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओवरऑल, एमबीए कॉलेजेस ओवरऑल, ग्रेजुएशन कॉलेजेस आराम से 25 से 30% तो इंक्रीज है ही है। और जो आप ग्लोबल कंपनीज की बात कर रही हैं और स्किल्स की बात कर रही हैं, जो हम कह रहे थे कि अभी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन इतना ज्यादा हो गया है, तो ना कि केवल इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए कंपनीज को, बट जैसे अभी बिकॉज एडॉप्शन इतना बढ़ गया है, तो हमें डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, हमें डेटा एनालिटिक्स स्किल्स चाहिए, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स चाहिए। इतना ज्यादा तरीके से हम, आई मीन आईटी एक्सप्लोड हो रहा है अभी, कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कुछ तो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को ये ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के लिए। और आईटी में इन अ वे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन हो चुके हैं। तो सभी इंस्टीट्यूट्स को, सभी स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स को ये पता है कि हमें किस तरह की पढ़ाई करवानी है ताकि बच्चा ग्लोबली जॉब्स ले सके। बट दूसरा एक चीज ये है कि क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, रेगुलर कॉलेजेस, कन्वेंशनल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हैं, अभी धीरे धीरे स्किल्स
over and above the regular degree and postgraduate degree programs, skills का actually adoption कर रहे हैं और बच्चों को year 1 year 2 से ही skills पढ़ा रहे हैं ताकि they are actually prepared for requirements even in the next 2 to 3 years time frame or 4 years time frame. So अभी हमें जो एक्सपोजर मिल रहा है कि किस टाइप के रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, जो 25-30% जो अभी बढ़ रहा है आईटी में डिमांड और दूसरे इंडस्ट्रीज में भी टेक्नोलॉजी की डिमांड जो बढ़ रही है, वो हमें लगता है कि ये मतलब मेरे ख्याल से 8-10 साल तो कहीं नहीं गई है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इसी साल बढ़ा है अगले साल बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन होगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रोज ही कुछ नया आ रहा है। हमने पहले AI/ML के बहुत सालों पहले बात सुनी थी, अब उसका एडॉप्शन सही मायने में हम देख रहे हैं कि सभी जगहों पे इस टाइप के टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी हो रहा है। तो ये जो स्किल्स हैं स्पेसिफिकली जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज को चाहिए, हम ये कुछ इंस्टीट्यूट्स पढ़ाना शुरू कर दिया है, बाकी सबको पढ़ाना बहुत जरूरी होगा। एक और आपने कहा कि हमें पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार इस बात के लिए होना होगा कि बहुत सारी कंपनी जो हैं वो अब टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव अग्रेसिव हो गई हैं। प्रोफेसर शर्मा, मैं आप ही से जानना चाहूँगा, एक बात तो ये कि हमारे पास जो खबरें आई हैं जो उनके हिसाब से बहुत सारी आईटी कंपनीज ने हायरिंग की है, और कौन कौन से सेक्टर्स इस समय आए हैं इस प्लेसमेंट सीजन में, और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑफर लेकर आ रही हैं अच्छे लोगों स्टूडेंट्स के लिए। और उसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, वो ये कि ये जानना ज़रूरी होगा कि ये जो 1 करोड़ का ऑफर जैसे मिलता है, तो ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट्स को ये इस बार ऑफर किया गया है? ये आईटी जैसा कि अभी चर्चा हो रही है, आईटी अब एक इंटीग्रेटेड पार्ट है हर चीज का, बहुत गहराई से हर चीज में जुड़ा हुआ है, उसको सेपरेट करके नहीं देखा जा सकता। उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही सारा सिस्टम रन कर रहा है। तो अब जो है वो वर्सेटाइल स्किल्स की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को, जो कि आईआईटी रुड़की के बारे में बताता हूँ, हम लोग बहुत इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के तहत उनको फर्स्ट ईयर से ही देना शुरू कर देते हैं, जो उनके पूरे सिलेबस और करिकुलम का पार्ट है। उनके पास बहुत सारे ऐसे ओपन इलेक्टिव्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटेशंस हैं जिससे वो ये सब सीखते हैं। वो पूरा जो वैल्यू चेन है उसमें कहाँ पर क्या क्या वो रोल निभा सकते हैं, वो पूरा उनको शुरू से ही क्लियर होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से पढ़ रहे हो। तो इस वजह से आईटी एनेबलमेंट, जो आईटी लेवल, अब वो स्किल नहीं है, वो एक्चुअली एक समझ है, वो एक भाषा ज्ञान है बेसिकली, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो। और उस भाषा ज्ञान के तहत वो कैसे अपनी लॉजिक और अपने इंटेलिजेंस को लगाएंगे पूरे सिस्टम को अपलिफ्ट करने में, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में, ये वो शुरू से ही समझना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। दूसरा, जहां तक सवाल है सेक्टोरल अप्रोच का, तो सेक्टर्स हमारे पास आते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार की ब्रांचेस हैं जिसमें वो ये देखना चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड स्किल के लिए या इंटीग्रेटेड नॉलेज के लिए स्टूडेंट को लेंगे या किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए लेंगे। अब जैसे अगर सिविल इंजीनियरिंग के किसी स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बताना चाहते हैं तो वो उनसे उसी तरह की बात करते हैं, और अगर उसी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसी इंटीग्रेटेड फंक्शन के लिए लेना चाहते हैं तो वो उसे इंटीग्रेटेड फंक्शन की बात है। और वही सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जरूरी नहीं है किसी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में ही जाए, वो किसी आईटी कंपनी जो कि सिविल प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट कर रही है उसमें भी जा सकता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम आपस में बहुत गहराई से जुड़ चुका, इसलिए अब इसको सेग्रीगेट करके देखना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। और जो आखिरी प्रश्न था वो जिसमें आपने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स को ऑफर है। 1 करोड़ अगर एक मार्कअप है तो इस वक्त हमारे पास मेरे ख्याल से 15 ऐसे स्टूडेंट होंगे, लेकिन उसको मार्कअप ना समझें क्योंकि वो तो एक ब्रैकेट है। उस रेंज में जो अगर आप कुछ मिलियंस की रेंज से प्लस 10 मिलियन प्लस की रेंज की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो प्रोफेसर विनय की ही बात को आगे ले जाते हुए नीति जी, अगर आप हमें बता सके, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल होना, छात्र होना, क्योंकि समझाया विनय जी ने, एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा
होना है। तो ऐसे में जिस तरह का स्टार्टअप का हम बोलबाला देख रहे हैं, सरकार की तरफ से भी इसको तवज्जो दिया जा रहा है, यहां पर हायरिंग के किस तरह के ट्रेंड है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक और खासतौर से फिनटेक कंपनियां स्टार्टअप्स को लेकर किस तरह से आईटी की हायरिंग का माहौल है और आगे कैसे बदल सकता है, बढ़ सकता है, इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकें। जी, तो जैसे प्रोफेसर ने कहा कि इंटीग्रेटेड स्किल्स, या मैं उसी को एक दूसरे टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो मल्टी स्किल्स, स्टार्टअप्स जो होती हैं बहुत कम लोगों के साथ काम करती हैं, और वो चाहती हैं कि टेक्नोलॉजी में जो लोग आते हैं वो मल्टी स्किल्ड हों, जो सिर्फ एक ही चीज ना करे, एक स्पेशलाइजेशन ना करे, बट उस स्पेशलाइजेशन के साथ में और भी बहुत कुछ उनको आना चाहिए, ताकि वो स्टार्टअप पे जो लोड होता है इनिशियली वो कम हो। बट वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है, हमें, एंड स्पेशली जो आप फिनटेक की बात कर रही हैं या जो टेक स्टार्टअप्स हैं, एंड जो सरकार भी अपना काफी उस पे मूवमेंट कर रही है कि काफी लोगों को ये शुरू करना चाहिए। तो स्टार्टअप्स ने भी अपना हायरिंग बढ़ाया है। मेरे ख्याल से कम 12 से 15% तो बढ़ा है इस साल। सैलरीज भी मेरे ख्याल से 17-18% के आसपास बढ़ी है, और वो इसलिए क्योंकि अगर एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी दे रही है 1 करोड़ के टाइप का जो सैलरी पैकेज है, अगर स्टार्टअप उसका 25% या 30% देगी तो उसको टैलेंट नहीं मिलेगा। तो अगर उनको सही तरीके से टैलेंट चाहिए, सही कैंडिडेट चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि स्टार्टअप को भी एक तरीके से अपना सैलरी ब्रैकेट बढ़ाना पड़ेगा। बट उसके अलावा सिर्फ सैलरी ब्रैकेट एक चीज होती है, बट इतनी ज्यादा अलग फैसिलिटी स्टार्टअप देना शुरू कर दिया है। कहीं पे मैं पढ़ रही थी, एक फिनटेक स्टार्टअप ने मेरे ख्याल से सैलरीज के साथ साथ सुपर बाइक्स, वो भी एक जैसे फैसिलिटी की तरह सारे टेक्निकल स्टाफ को दे रहे हैं वो लोग। तो मेरे ख्याल से टैलेंट अट्रैक्ट करना एक चीज होती है, उनको अपने कंपनी में रखना एक चीज होती है, सैलरी एक एस्पेक्ट होता है एट एन एंट्री लेवल। उसके बाद में जो ग्रोथ होती है, जो टैलेंट और बढ़ता है, और स्टार्टअप में एक चीज है कि अभी स्पेशली टेक स्टार्टअप्स में बहुत सारा फंड रेज हो रहा है, इन्वेस्टर्स बहुत बहुत ग्लोबली देख रहे हैं कि किस टाइप का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकते हैं, और इस कारण जो है, आई थिंक अ लॉट ऑफ टेक्निकल पीपल आर वांटिंग टू गो टू स्टार्टअप्स। बहुत पोजीशंस ओपन हो रही हैं, स्किल्ड टैलेंट आ रहा है, और मेरे ख्याल से रुक रहा है उन स्टार्टअप्स में, सिर्फ इसीलिए कि उनको सीखने के लिए बहुत मिलता है, एक कैनवस वाइड हो जाता है, नई कंपनी होती है, नया डेवलपमेंट होता है, नया प्लेटफॉर्म होता है, जी। और ये जो ग्लोबल एक्सपोजर होता है विद स्टार्टअप, स्पेशली विद टेक स्टार्टअप्स अभी जो इंडिया में चल रहा है, आई थिंक उससे काफी फायदा होता है फ्रेशर्स और बिल्कुल थोड़े 2 इयर्स वाले एक्सपीरियंस बच्चों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी और प्रोफेसर विनय शर्मा जी, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। काफ़ी इंसाइटफुल बातें बताई हमारे दोनों ही मेहमानों ने। तो ज़रूरी ये है समझना अभी कि आपको सिर्फ आईटी को अलग करके देखना नहीं चाहिए, जिस तरह प्रोफेसर शर्मा समझा रहे थे कि अब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, हर तरह की कंपनियां आ रही हैं और वो आईटी स्पेशलाइज्ड, इसीलिए शायद इंजीनियर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है हमारे देश में। बिल्कुल, और हम ग्लोबली अपनी छाप भी छोड़ रहे हैं इसी की वजह से, और आगे ये ट्रेंड अब बस बढ़ना ही है। लेकिन अब हम रुक करेंगे ओमिक्रॉन से जुड़ी खबरों की ओर। आखिरकार जिसका डर था वो हो गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में भी एंट्री हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। 66 और 46 साल के व्यक्तियों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दोनों संक्रमितों को क्वारंटीन किया गया है, साथ ही इनके कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग भी की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। ये डेल्टा से 5 गुना तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है, और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
तो ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक इसको लेकर पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये डेल्टा की तरह संक्रामक भी हुआ तो इसे रोकने के लिए हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त जरूरत है। ये बहुत एक्सपेक्टेड था, ठीक है। जो वायरस आपका 1 महीने 1.5 महीने पहले डिटेक्ट हो गया है आउटसाइड इंडिया, और लाजमी था, आना ही था इंडिया में। सो इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट दिस वायरस इज गोइंग टू कम टू इंडिया। एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? आई फील दैट वी शुड बी काम, वी शुड बी क्वाइट, वी शुड बी काम, बट डेफिनेटली वी शुड बी विजिलेंट। सो एज ए डॉक्टर और एज एन इंडिविजुअल और एज ए सिटीजन, your next question is going to be, sir, what we should do? We need not to panic, right? With our initial report, what we know is a milder virus. Even if we say it's a preliminary report, it can turn out to be severe. What happened in the past, that Delta, which was initially turned to be mild, it initially turned to be mild, ultimately turned out to be very serious one. But we need to use COVID appropriate behavior. That is the baseline that we need to understand. दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले से निपटने के लिए WHO ने सर्विलेंस और केसेस की सीक्वेंसिंग पर जोर दिया है। WHO साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल का कहना है कि वक्त से ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। New variants of concern, most recently Omicron, continues to emerge, thereby adding to challenges we are facing. WHO is coordinating with researchers and technical partners to better understand Omicron and the potential impact of this variant on our existing countermeasures, including vaccines. WHO encourages countries to enhance surveillance and sequencing of cases, share genome sequences on publicly available databases, and assess the risk of importation through international travel. It is not a time for complacency. और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया के से लेकर देश तक को हिला दिया है। दिल्ली में इस वेरिएंट को लेकर DDMA ने बड़ा फैसला लेने का तय किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना वैक्सीनेटेड लोगों की एंट्री बैन की जा सकती है। इस फैसले के बाद 15 दिसंबर से अनवैक्सीनेटेड लोगों की दिल्ली मेट्रो, बसों, सिनेमाघरों और सरकारी ऑफिसों में एंट्री नहीं होगी। फिलहाल DDMA की बैठक में ये प्रस्ताव आया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये लागू भी हो जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए, इस खतरे से पार पाने के लिए दिल्ली सरकार ने DDMA के साथ हुई हाल की बैठक में कई सख्त कदम सुझाए हैं। दिल्ली सरकार ने इस बात का सुझाव दिया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जो कोविड वैक्सीन एक भी टीका ना लगा हो, यानी कि पूरी तरीके से अनवैक्सीनेटेड है, तो उसको किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने की अनुमति ना हो। मसलन अगर आपको दिल्ली मेट्रो में यात्रा करनी है, दिल्ली बस में यात्रा करनी है, सिनेमा हॉल जाना है, शॉपिंग मॉल जाना है, और अगर आपने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपको जाने की अनुमति नहीं होगी। इस बात का सुझाव दिल्ली सरकार ने दिया है और इस बात को कहा है कि 15 दिसंबर से इसको लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि मार्च 2022 यानी कि अगले साल इस बात को लागू किया जा सकता है कि अगर कम से कम एक वैक्सीन लगी होनी चाहिए, और अगर एक भी वैक्सीन नहीं लगी है तो इस आदेश को पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। और अगर आपको कम से कम एक वैक्सीन लगी है तभी आपको जो पब्लिक प्लेस है, चाहे मेट्रो, पब्लिक बस हो, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, इस तरह जगहों पर जाने की अनुमति मिल पाएगी। तो इस तरीके के कड़े कदम जो है वो दिल्ली सरकार ने सुझाए हैं DDMA को, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। माना यह जा रहा है कि जैसे कि अलग अलग राज्य ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए कई सख्त कदम उठा रहे हैं, दिल्ली में भी उसी दिशा में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सभी राज्य अपने अपने हिसाब से नियम कानून लागू कर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। खासकर राज्यों के एंट्री पॉइंट, एयरपोर्ट
और रेलवे स्टेशन पर वही औद्योगिक संगठन फिक्की ने सरकार से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की मांग की है, खासकर राज्य में प्रवेश को लेकर। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात पे जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सावधानी और वैक्सीनेशन पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए अलग अलग राज्यों ने जो गाइडलाइंस खासतौर बनाई हैं, खासतौर पर RT-PCR टेस्ट को लेकर, उससे काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है। इस वजह से एयरपोर्ट पर पैसेंजर और उनके परिवार वालों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सहयोगी हर्षा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसे ही कुछ लोगों से बात की। अभी मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनके लोग जो अलग अलग देशों से पहुँच रहे हैं वो कब बाहर आएंगे। जैसे सरोज जी इस वक्त मेरे साथ है। सरोज जी सुबह 8 बजे से वेट कर रही है, चंडीगढ़ से आई हैं और इनकी नाती पहली बार इटली से इंडिया आ रही है और इटली एट्रिस कंट्री की श्रेणी में है। सरोज जी आप बताइए, बेटी से बात हुई है, अंदर क्या हो रहा है? बात हुई है, वो 500 वाला टेस्ट उन्होंने करा लिया, उसमें 4-5 घंटे लग रहे हैं और ये भी फायदा है, चलो अच्छी बात है कि वो क्लियर होकर बाहर आ रहे हैं, कोई हमें टेंशन नहीं होगी। मेरी नाती आ रही है छोटी उनके साथ। अच्छा, आपकी नाती को ये कहा गया था कि 500 का टेस्ट कराना चाहती हैं, 4000 वाला कराना चाहती हैं? पहले नहीं फाइनल हुआ, बाद में पता लगा जब टेस्ट करा लिया, वरना वो 5000 वाला करा के 1 घंटे में बाहर आ जाते। छोटा बच्चा है। इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर कोविड गाइडलाइंस में बदलाव किया है और हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद उन्हें 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उनको रखा जाएगा और इसके बाद फिर उनका टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव आए तो 7 दिन तक सेल्फ क्वारंटीन में रहना होगा। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे हाई रिस्क कैटेगरी में इनको रखा गया है। जहां तक घरेलू यात्रियों की बात है, उन्हें अपने साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर चलना होगा, जिससे ये साबित हो सके कि उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी है या फिर 72 घंटे पुराना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा। इन दोनों में से कोई एक ही पेपर उन्हें एयरपोर्ट पर दिखाना होगा। तो ओमिक्रॉन पर अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। चलिए फिलहाल रुक करते हैं कुछ और खबरों का। देश भर के हाईवेज पर अब आवश्यक सुविधा के तौर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। लोकसभा में आज सरकार ने ये जानकारी दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI चार्जिंग स्टेशन लगाने के काम में तेजी से जुटा है। इस खबर की पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ ET नाउ स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। अगर आप नेशनल हाईवे के ज़रिए लंबी दूरी की यात्रा तय करना चाहते हैं और आपको इस बात की चिंता होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, तो ये परेशानी जल्द दूर हो सकती है। क्योंकि सरकार ने लोकसभा में एक जवाब में कहा है कि ये ज़रूरी कर दिया गया है सभी डेवलपर्स के लिए कि नेशनल हाईवेज पर वे साइड एम्यूनिटीज़ के तौर पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाना जो है वो ज़रूरी होगा। NHAI ने इस प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और करीब 39 ऐसे चार्जिंग स्टेशंस हैं जिसके लिए बिडिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वो नेशनल हाईवेज पे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 103 चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लोकेशन की पहचान कर ली गई है और अगले वित्त वर्ष तक इस पर भी काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार की योजना ये भी है कि देश भर के सभी नेशनल हाईवेज पे जो है वे साइड एम्यूनिटीज़ के तौर पे चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए समय समय पर बिडिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। तो एक तरीके से जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल रखते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस स्लोगन को सच करने का सपना शायद आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट के जरिए हिंदुस्तानियों को दिखा दिया है। दरअसल उन्होंने अपनी ही कंपनी का एक इनोवेशन शेयर किया है, जो है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक सुपर हाइपर कार बटिस्टा। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे सुंदर और ताकतवर इलेक्ट्रिक हाइपर कार होगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। What you see behind me is a dream becoming reality. अब तक जब भी आपके दिमाग में सुपर कार की बात आई होगी तो आपका ध्यान सीधा फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, बेंटली और मासेराटी जैसी सुपर कार की ओर गया होगा।
लेकिन अब भारतीय कंपनी महिंद्रा भी सुपर कार के मामले में इन सभी कंपनियों को जल्द पछाड़ने के लिए तैयार है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने ट्वीट के जरिए आनंद महिंद्रा ने फ्यूचर कार का सपना लोगों के सामने रख दिया है। What's beautiful about Pininfarina is it has a story that's over 70 years old. आनंद महिंद्रा ने अपनी ही कंपनी का एक इनोवेशन शेयर किया है, जो है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक हाइपर कार बटिस्टा। Batista only used to design cars for other people, for Ferrari, for Maserati and so on. I think somewhere inside himself he always harbored the dream of building a company that would carry only the Pininfarina badge. That's what we are seeing today. What you see behind me is a dream becoming reality. इस कार के बारे में ट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने ऑटोमोबिली पिनिनफेरिना की पूरी टीम को बधाई दी है और लिखा है कि उनकी कंपनी ये कार बनाने को पूरी तरह तैयार है। बता दें कि इस कंपनी का मालिकाना हक महिंद्रा ग्रुप के पास ही है। महिंद्रा ग्रुप ने साल 2015 के अंत में 50 मिलियन यूरो यानी करीब 4 अरब रुपए में पिनिनफेरिना कंपनी का अधिग्रहण किया था। We are building a car company, not just a car. This car is going to provide the halo for everything that comes in the future. It's going to set the DNA right here. देश में अभी तो इलेक्ट्रिक कार का क्रेज है और महिंद्रा ही वो पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। अब कंपनी बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक कार को एक सुपर कार का रूप देने के लिए तैयार है। बात करें बटिस्टा की तो साल 2019 में जिनीवा मोटर शो में इस कार का प्रदर्शन किया गया था। इटली की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी पिनिनफेरिना ने कार का प्रदर्शन किया था। कंपनी ने इलेक्ट्रिक हाइपर कार को बटिस्टा नाम दिया है। खास बात यह है कि ये कार 2 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ सकती है। इस मामले में ये फॉर्मूला 1 रेस कार से भी ज्यादा तेज है। बटिस्टा 350 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेगी। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भारत में मुंबई अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित पहली बुलेट ट्रेन की स्पीड भी 320 किलोमीटर होने की संभावना है, यानी इस कार की स्पीड बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी। वही बटिस्टा की कीमत करीब $22 लाख हो सकती है। ET नाउ स्वदेश। बुलेट ट्रेन से भी तेज गाड़ी लेके आने वाले हैं आनंद महिंद्रा। एक टेस्ट ड्राइव करने का मूड तो जरूर होगा। बिल्कुल जरूर, जब जरूर भी गाड़ी करेंगे, जब भी आएगी तो कोशिश होगी कि एक टेस्ट ड्राइव तो जरूर की जाए। चलिए स्वदेश आर में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आगे आपको बताएंगे कि आज बाजार में क्यों जोरदार तेजी आई और साथ ही मिलवाएंगे आज के स्वदेश हीरो से। बिल्कुल, मनी मंत्रा में आपको बताएंगे कि भारत बॉन्ड ETF में क्या रहा खास। खुद हमारे साथ होंगी राधिका गुप्ता। बने रहिए। कच्चे तेल के उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने अपने पुराने करार पर कायम रहते हुए जनवरी में भी रोजाना 4 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन करने का फैसला किया है। ओमिक्रॉन की खबरों के चलते ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ओपेक इस बढ़ोतरी पर रोक लगाएगा, लेकिन ओपेक के उत्पादन बढ़ोतरी के फैसले पर कायम रहने के ऐलान से शुरुआती तेजी के बाद कच्चा तेल 2% लुढ़क चुका है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $67 तक ये फिसल गया है। तमाम डिटेल्स देने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, ओपेक प्लस देशों ने यहां पर एक बार फिर से प्रोडक्शन कट नहीं करने का फैसला लिया है। अपने पुराने फैसले पर वो टिके हुए हैं। क्या अहम वजह है इसके पीछे और अब ओवरऑल सप्लाई में कितना इजाफा हमें देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार तक में उम्मीद नहीं थी क्योंकि ओमिक्रॉन की संकट जिस तरह से कोरोना का वेरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, तो इस बार लग रहा था जो अगस्त से लगातार ये उत्पादन बढ़ा रहे थे कच्चे तेल का, लग रहा था इस बार वो उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उम्मीद के विपरीत 4 लाख बैरल हो जा रहा अतिरिक्त उत्पादन कटौती जनवरी में भी करने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस का प्रेशर था। लगातार यूएस के राष्ट्रपति लगातार प्रेशर बना रहे थे कि ज्यादा प्रोडक्शन उत्पादन और तेजी से उनको बढ़ाना चाहिए, तभी चीजें नॉर्मल होंगी। वही एक प्रेशर था जिस वजह से यहाँ पर इनको उत्पादन बढ़ाने का फैसला करना पड़ा है, क्योंकि ओपेक पहले भी इंडिकेट कर चुका है कि हम ओवर सप्लाई की स्थिति में हैं और जब हम 2022 में जाएंगे जनवरी, फरवरी और मार्च में, तो काफी ओवर सप्लाई अगले साल देखने को मिल सकती है। ऐसे दौर में भी अगर उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया तो निश्चित तौर पे कच्चे तेल में आने वाले समय में डिमांड
कि कच्चे तेल में आगे और गिरावट आ सकती है। अभी भी देखिए करीब करीब 2.5% टूट चुका है, $67 के नीचे आ चुका है। और अब जब सर्दियों में अब एंट्री होगी, अगर यूएस में वहां अगर सर्दी कम होती है और वहां से अगर मांग घटती है तो कच्चे तेल में और भी बड़ी गिरावट आएगी। तो एक काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है ग्लोबली। पर हम शुरुआत इसकी होती हुई देख भी रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ब्रेंट लगभग 2% नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। शुक्रिया विश्वमोहन तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी हमने देखी। निफ्टी 235 अंकों की मजबूती के साथ 17,400 के ऊपर पहुंच चुका है। एक्सपायरी की वजह से आज बाजार में हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। सेंसेक्स भी 775 अंकों से ज्यादा मजबूती लेकर बंद हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एक्शन रहा। तमाम डिटेल्स बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, मार्केट में आज का दिन कैसा रहा? बाजार में आज लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी में 235 अंक चढ़कर आज बंद हुए हैं। सेंसेक्स में करीब 777 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखी गई है। आज के सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया और इसके अलावा बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी करीब 150 अंकों की बढ़त आज देखने को मिली है। तो शानदार तेजी थी अक्रॉस द मार्केट और हर एक सेगमेंट ने लगभग काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन आज किया है। इसमें चढ़ने वाले शेयरों की बात करें निफ्टी के, तो आज अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, ग्रासिम, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती देखने को मिली, करीब 2 से 3% की। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स जहां पर की तेजी थी, उसमें कुछ फार्मा स्टॉक्स थे और कुछ डायग्नोस्टिक शेयर्स थे और हॉस्पिटल शेयर्स भी थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। जो मजबूती के साथ बंद हुए उसमें सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा और कैडिला, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। कोरोना के जो नए स्ट्रेन की बढ़ती खबर आ रही है उसके चलते हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर स्पेस में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन प्री कोविड स्तर से 2 गुना के भी पार पहुंच चुका है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है क्रेडिट स्विस की तरफ से। और उसके बाद हमने देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी थी। बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल में भी आज दिन भर ही मजबूती के साथ कारोबार हुआ। आज एनबीएफसी शेयरों में भी तेजी थी। एचडीएफसी, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और आईटी शेयरों में लगातार जो एक तेजी का दौर है वो बना हुआ है। स्पेशली जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और इसमें जो बड़ा गेनर आ रहा है वो है मैस्टेक। कंपनी ने कुछ दिन पहले एक डील अनाउंस की थी यूके में, जिसके चलते जब से ये डील अनाउंस की है तब से लेकर अब तक काफ़ी शानदार गेन देखने को मिल चुका है स्टॉक में। और इसके अलावा HCL इन्फो, परसिस्टेंट और एम्फेसिस, यहाँ पर भी अच्छा रुझान आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। मार्केट राउंड अप के लिए बात करते हैं मनी मंत्रा की, जहां पर कल शुरू होने वाले भारत बॉन्ड ETF की तमाम बारीकियां हमने डिस्कस की है एडलवाइस AMC की MD और CEO राधिका गुप्ता के साथ। शुरुआत करेंगे शो की भारत बॉन्ड ETF के साथ, जिसकी तमाम बारीकियां समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एडलवाइस AMC की MD और CEO राधिका गुप्ता। राधिका जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। और 3 दिसंबर को ये ETF निवेश के लिए खुल जाएगा। तमाम बारीकियों पर एक एक करके हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत ही आसान भाषा में मुझे यील्ड टू मैच्योरिटी जो इस बॉन्ड की है वो समझना है। अक्सर अखबारों में और तमाम आर्टिकल्स में एक आम निवेशक इस टर्म को पढ़ता तो है, लेकिन इसका असल में मतलब रिटर्न के लिहाज से वो क्या होगा? नमस्ते कविता जी एंड गुड हेलो टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। तो भारत बॉन्ड ETF के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको यील्ड टू मैच्योरिटी बहुत ही साधारण तरीके से बताती हूँ। यील्ड टू मैच्योरिटी जब हम फिक्स्ड इनकम में निवेश करते हैं तो अल्टीमेटली इंसान ये जानना चाहता है कि भाई कितना मिलेगा। जब मैं निवेश करूंगा, चाहे 10 साल के लिए करूं 2032 तक, तो कितना मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा, ये एक साइंटिफिक इसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली इसमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो जब आप एक बॉन्ड ETF बनाते हैं या कोई भी डेट फंड बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदते हैं, अलग अलग कंपनीज के, सरकारी कंपनीज के, जो भी कंपनीज के बॉन्ड खरीदते हैं। उन बॉन्ड के अलग अलग रेट होते हैं। उन सारों को मिला के उनका जो एवरेज लेके जो रेट आता है उसे हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आप आज की तारीख में निवेश करेंगे
और पूरे पीरियड तक निवेशित रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। तो इन सम वे इट इज अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड योर इंडिकेटिव रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो लाइक दिस, अगर आप पूरे टेन्योर में इन्वेस्टेड रहे। मुझे ये बताएं, अगर मैं इस बॉन्ड को, इस ETF को एक आम डेट इंस्ट्रूमेंट या किसी और डेट निवेश की तुलना में समझना चाहूँ तो इंटरेस्ट कैसे अलग है? तो ये प्रोडक्ट वो ही बॉन्ड्स होल्ड करता है। मैं आपको इसकी सिमिलैरिटी बताती हूँ बाकी बॉन्ड प्रोडक्ट से, बाकी डेट फंड से, और जो अलग है वो भी बताती हूँ। आई थिंक जो ये प्रोडक्ट की खासियत है वो इसका स्ट्रक्चर है। जब हम बाकी बॉन्ड फंड्स देखते हैं तो वो बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि क्या रेट होगा। आज निवेश करें लेकिन इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, आरबीआई ने कुछ कर लिया, फेड ने कुछ कर लिया, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका स्ट्रक्चर भारत बॉन्ड ETF का बड़ा अलग है। इसका टारगेट मैच्योरिटी स्ट्रक्चर है। तो आप नोटिस करेंगे जैसे भारत बॉन्ड ETF जो दिसंबर 3 को खुल रहा है वो 2032 का है। तो इट इज अ बाय एंड होल्ड प्रोडक्ट कि आप 2032 तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये ETF आज की तारीख में जब खुलेगा तो ये बॉन्ड्स खरीदेगा जो 2032 में मैच्योर होंगे, और सिर्फ उसी तरह के बॉन्ड्स खरीदेगा और कुछ नहीं खरीदेगा। दूसरी चलिए, तो मनी मंत्रा पर ये पूरी चर्चा आप देख सकते हैं हमारे चैनल के YouTube चैनल पर, और प्लेलिस्ट में जाइएगा और मनी मंत्रा शो आपको वहां मिल जाएगा। बात करते हैं हमारे आज के स्वदेश हीरो की, जिनकी आवाज़ का जादू इस कदर छाए कि दिल और मदहोश दिमाग हो जाए, जिनके पास है सुर लय ताल का बेजोड़ संगम। ऐसे ही संगीत सम्राट हैं सोनू निगम। 3 साल की उम्र से अपनी आवाज़ से संगीत को महका रहे सोनू निगम को आज हमने चुना है हमारा स्वदेश हीरो। सुर, लय और ताल का बेहतरीन संतुलन जहां एक साथ दिखता है, सोनू निगम का नाम देश की ऐसी ही चंद हस्तियों में शुमार होता है। सोनू निगम, जिनका हर गाना एक नई लकीर खींचता है, जिनकी आवाज एक तरह से गाने के हिट होने की गारंटी है। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। उनके पिता अगम कुमार फरीदाबाद और मां शोभा निगम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। सोनू के पिता मशहूर स्टेज गायक थे और ये पिता का ही असर था कि उन्हें संगीत से इश्क हो गया। 3 साल की उम्र से ही गीत संगीत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। उनका ये मेहनत और संघर्ष ही था जिसके दम पर सोनू निगम ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी गायकी का दीवाना बना दिया। 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके सोनू निगम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में उनका स्टैचू लगाया गया है। उनसे पहले किसी भी संगीतकार का स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में नहीं लगा था। सोनू निगम ने 18 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री की और पहला गाना गाया। सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप। देखते ही देखते वो हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक जाने माने गायक बन गए। कल हो न हो गाने के लिए सोनू को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने टीवी शो सारे गामा को भी होस्ट किया। सोनू निगम देश के उन चुनिंदा गायकों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं। वो कन्नड़, मणिपुरी, गढ़वाली, उड़िया, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, मराठी, तेलुगु और नेपाली में भी गाने गा चुके हैं। हर भाषा में उनकी गायकी का जादू सबके सिर चढ़कर बोलता है। यही वजह है कि गीत संगीत की दुनिया में परचम लहराने वाले सोनू निगम को हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो। चलिए, तो हमारे साथ सोनू निगम खुद खास चर्चा के लिए मौजूद भी है। स्वागत है आपका स्वदेश आर में। ये बताएं हमें, इन दिनों हम देख रहे हैं कि मार्केट में NFT का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स तो अपने अपने NFTs लॉन्च कर ही चुके हैं, लेकिन पहली बार म्यूजिक इंडस्ट्री से सोनू निगम भी NFT लेकर उतरे हैं। बताएं, आपने NFT को लेकर क्या कुछ सीखा? हम तो सीखने वाले छात्र हैं, जहाँ से जो अकल मिलती है सीख लेते हैं। जब 30 years back when I came to Bombay, the music was different, music industry was different, music consumption was different. There were cassettes, CDs तब आए नहीं थे,
फिर बाद में सीडीज आए, क्या फिर लेजर डिस्क आई और फिर डीवीडीज आए, फिर वो छोटे से वो जो MP3s होते थे वो सब आने शुरू हो गए, एंड नाउ स्ट्रीमिंग डिवाइसेस भी आ गए हैं। तो और अब समथिंग which actually I was educated by Jet Synthesis and Mr. Rajan Navani and the team about the NFT, and worldwide NFT ने एक अलग दुनिया खड़ी कर दी है, और this is something which I truly feel is going to be a very very strong future for creative people, for business people. इसके इतने सारे प्रोस्पेक्ट हैं तरह की, मैं खुद अभी तक जब मैं बात करता हूँ ना, मैं कुछ नई बात सीखता हूँ। बोलते बोलते मुझे समझ में आता है कि अरे हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी है, वो भी है। तो हमने किया क्या है, there was a beautiful song of mine which I sang about a couple of years back called Hall of Fame. I sang this in Philadelphia, and एक बहुत अच्छा कंपोजर है वहाँ पे, जिम बीन्स। वो गाना इतना अच्छा हो गया था मुझसे, गाना इतना कमाल का था, because I didn't know इसको मैं पब्लिक डोमेन में लाऊं तो इसकी इज्जत क्या होगी। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये कुछ ऐसी खास चीज मैंने बना ली है, कोई खास पेंटिंग हो या कोई खास स्कल्पचर हो, कुछ भी हो, आपको लगता है। तो वो गाना ऐसा बना कि मुझे पता नहीं था कि मैं इसे क्या करूं, तो मैंने उसको रखा हुआ था अपने पास में। तो जब मुझे NFT के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया गया, व्हेन आई वाज टोल्ड अबाउट NFT बाय जेट सिंथेसिस एंड राजन जी, दे सेड क्या है ऐसा कुछ जो आपका सबसे दिल के नजदीक है, जिसको आप NFT के लायक समझते हैं, योग्य समझते हैं। तो Hall of Fame came into my mind. So we revisited the song, we shot a beautiful video for it, and Jet Synthesis is a prolific company who have roots in a lot of different things, and they have knowledge and contacts and information and the vision and I feel a lot of class and dignity, which I wanted to be associated with. So I'm very happy that they're educating me with that. So we are starting with first Hall of Fame, and second, the habit in the last 33 years of mine of documenting every song that I've sung up till now. जब मैं दिल्ली में गा रहा था तभी भी डॉक्यूमेंट करता था, जब मैं बॉम्बे में आया 91 में, तब से आज तक आई डॉक्यूमेंट ऑल माय सॉन्ग, कौन सा गाना किस फिल्म के लिए, किसके लिए गाया है, कंपोजर, लिरिक्स राइटर, स्टूडियो, टाइम, ये सब मैं लिखता हूँ। तो ऐसे मेरे कई गाने हैं जो कुछ हो सकता है कि बहुत बड़े चाहने वाले हों, फैंस हों, जिनको चाहिए हो कि यार कल हो ना हो इसने ओरिजिनली कैसे लिखा था। बिल्कुल। ये बताएं हमें कि NFT को लेकर ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है या समझ आई है? Dealing with or mingling with people who have their own, the vision in a business is also a certain form of creativity. It's not just about dealing with in money, and when you have a vision, when you know what you can do and what are the prospects of a certain idea, that's also called creativity. So I'm really enjoying. We had a great time in London. We had lots of conversation. I learned a lot from them, and even I could myself come out with various ideas while talking about it. So it's like a river having many tributaries, and it keeps on going and going and multiplying and multiplying. And so I think the world is now going to see a lot of various different dimensions in business and art, and it's merging together. बिल्कुल, लेकिन आजकल सोनू टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और 1991 के दौर में आप किस तरह से अपने गाने यहाँ पर लिखकर मेंटेन करते थे, बताएं। I am the same. I carry my briefcase. I carry my registers in it. I have my wife's old love letters that's written to me all in that briefcase. I have about 20-25 pens that I've used in the last 20-25 years. I have a picture of Rafi Saab with his autograph on it, which somebody gifted it to me about 27-28 years back. So I still do the same. I don't like to change the rawness of my profession. This is something which originates from my within. I still take the names of my gurus before singing, before the microphone switches on, and I speak my first hi, hello. Before doing that, mic check. I take the names of my teachers, my gurus. Tata Bhai, Asha Bhai, Rafi Sahab, Kishore Kumar ji, Manna Dey Sahab, Hemant Kumar ji, Sehgal Sahab, Master Madan ji, Mahendra Kapoor ji, Tarat Mehmood ji, and of course the composer and the singer, co-singer if I have any. So I'm still like that. I'll be blacked out in my head. सोनू बताएं कि क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी NFT की चर्चा होती है?
नहीं, इनफैक्ट अभी चर्चा किसी को पता नहीं चला, एनएफटी का फुल फॉर्म ही नहीं पता लोगों को, तो इसलिए अभी आहिस्ता आहिस्ता हम ही सीख रहे हैं। एंड बट ये एकदम एकदम शुरुआती स्टेज है एनएफटी के बारे में, लोग म्यूजिक के बारे में इतना नहीं पता, बट हाँ अब्रॉड में थोड़ा बहुत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजन जी बताएंगे, अब्रॉड में एनएफटी इज गेटिंग पॉपुलर अ लॉट। एक एंड इंडिया में भी एक कोई सिंगर है जिसने कुछ बेचा है, मुझे मालूम है, मैंने सुना। सो ऐसा नहीं है कि किसी को इतना पता नहीं है, जिनको पता होना चाहिए उनको पता है। अच्छा, फिलहाल ऑब्वियसली कोविड के चलते हमने देखा कि 2 साल से कुछ दिक्कतें ज़रूर थी, लेकिन फिलहाल कैसा माहौल है, काम के बारे में कुछ जानकारी दें। Everybody is busy now, thankfully. We all had lost the habit of this gruesome schedule that we have been all used to, and I have been doing this for the last 44 years. I've been working professionally as a singer for 44 years. Never has come a time in my life when I haven't performed on stage. And earlier it was only stage shows. Then I came to Bombay in '91, and then it was film music and everything, television shows. And so I've had a very, very resourceful, very, very hardworking career in my life. 1.5 years from the pandemic time, it was only about doing my riyaz and working out and आप हमारे साथ हैं और कोई गाना ना गुनगुनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कल हो ना हो का टाइटल सॉन्ग अगर आप गा सके तो अच्छा होगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए, और आपके आगे के सफर के लिए आपको तमाम शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाजत दें।